हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसा कि इसके प्रीवियस ईयर में मैंने सोप की फॉर्मेशन बता दिया था कि सोप कैसे बनता है। तो उसमें मैंने हाइड्रोलाइजर प्रोसेस बताया था, केटल प्रोसेस स्किप कर दिया था क्योंकि केटल प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करने के बारे में एक चीज़ हम बता दें कि ये पूरी थियरी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की है। इसको हम समझाने के बाद इसकी फॉर्मेशन फिगर से समझाते हैं कि किस तरीके से सोप एक्शन करता है। चलिए फिर देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए सोप जो होता है हमारा दो पार्ट कंटेंट करता है। एक्चुअली सोप आपका इस तरीके से होता है। सोप आपका दो पार्ट में होता है। यहाँ पे आपका ये आपका सोप है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है CH3CH2 सॉरी ये फैट और ऑयल के थ्रू जो फॉर्मेशन होती है फैटी एसिड की वो है। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं लॉन्गर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सब CH2 इस तरीके से होता है। C15H31 C17H37, तो इस तरीके से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो है। और लास्ट में हमारा क्या होता है, यहाँ पे सोडियम हो या तो पोटेशियम हो। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोप कंटेन टू टाइप्स ऑफ पार्ट विथ इन विच लार्जर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड लियोफिलिक। इसको क्या बोलते हैं, लियोफिलिक ग्रुप। एक्चुअल में लियोफिलिक ग्रुप क्या होता है, लियोफिलिक ग्रुप जो आपका होता है वो वाटर हेटर पार्ट होता है, या उसको बोल सकते हैं फैट ऑयल या ग्रीस, ये लवर पार्ट होता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लियोफिलिक पार्ट और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोलर या हाइड्रो फिलिक पार्ट यानी वाटर लवर पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो होता है आपका वाटर लवर होता है। चलिए इसको हम फिगर से जब डिस्कस करेंगे तो सारी चीज बता देंगे। तो हमने यहाँ चीज बताया कि दो पार्ट कंटेन करता है ये। तो इसमें पहला आपका क्या था, पहला आपका है कि फर्स्ट पार्ट इज लार्जर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड लियोफिलिक ग्रुप या वाटर हेटर पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट इज पोलर विच इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लवर पार्ट। अब ये होता क्या है इसको हम समझाते हैं, इसको समझा देते हैं फिर यहाँ पे बताते हैं। देखिए ये जो आपका पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाला ये हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये पोलर पार्ट। तो ये पोलर पार्ट जो होता है ये वाटर के साथ अटैच्ड होता है। जब इसको हम इस सोप को किसी ग्रीस या ऑयल, जैसे डर्ट बोला जाता है तो उसको हम ग्रीस और ऑयल मान के ही चलते हैं। तो ग्रीस और ऑयल के साथ जब हम इसको डर्ट को साफ करने के लिए सोप को यूज करते हैं तो ये करता क्या है, एक मिसल फॉर्मेशन बना देता है। मिसल फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी जो ये हाइड्रोकार्बन वाली पार्ट है ये डर्ट और ग्रीस के साथ अटैच हो जाती है, ग्रीस या ऑयल के साथ, और ये वाला जो पार्ट है ये वाटर के साथ अटैच हो जाता है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल है। तो इसी फॉर्मेशन को एक स्फेरिकल फॉर्मेशन बना देता है। इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो मिसल फॉर्मेशन में हमने एक चीज देखा कि जब मिसल फॉर्म हो गई यहाँ पे, तो मिसल फॉर्मेशन के बाद हम क्या करते हैं, वाटर जो फ्री वाटर है जिसके थ्रू हम कपड़ा या जो कुछ भी साफ करते हैं, तो उसको साफ करने के लिए फ्री वाटर हम यूज करते हैं। तो मिसल की फॉर्मेशन क्या करती है, वो डर्ट वाले पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, कंप्लीटली उसको पकड़ लेती है, और वाटर वाला पार्ट है आपका इसके साथ अटैच होता है। जब वाटर हम फ्री वाटर यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए, तो पूरा मिसल क्या करती है, वाटर के साथ रिमूव हो जाती है। वाटर वाला पार्ट रह जाता है, ये डर्ट और ग्रीस वाला पार्ट उसके साथ दूर हो जाता है। तो फिर बाद में उसको क्या करते हैं, कपड़े को लास्ट में पानी में फिर डुबो के निकाल देते हैं, तो कंप्लीटली हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये पूरा उसका एक्शन है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम इसके डिस्कस करते हैं फिगर से कैसे फॉर्मेशन होती है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके फिगर के बारे में, कैसे ये काम करता है। तो देखिए ये आपका वाटर हो गया, सॉरी ये आपका सोप हो गया। ये आपका सोप हो गया। तो सोप की लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लियोफिलिक, लियोफिलिक, या इसको वाटर हेटर बोलते हैं, वाटर हेटर या फैट लवर भी बोलते हैं, जो भी आप बोलिए। दूसरा पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट, ये पोलर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लवर पार्ट होता है, वाटर लवर, लोअर नहीं है जी, लवर है, LOVER।
मतलब वाटर से अट्रैक्ट होने वाला पार्ट होता है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, जब हम इसको सोप को यूज करते हैं कहाँ पे, डस्ट और ऑयल के साथ। तो देखिए ये आपका ऑयल या डस्ट, इसको बोलिए ग्रीस बोल सकते हैं। डस्ट तो जनरली होता है, आपको झाड़ने से भी डस्ट साफ हो जाता है, उसको धुलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, डर्ट। डर्ट में ग्रीस या ऑयल मान लेंगे। ग्रीस या ऑयल, डर्ट यूज करते हैं, सॉरी सोप यूज करते हैं। तो सोप के कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो इस तरीके से इसको अटैच होते हैं। ये आपका अन्य है। ऐसे कई सारे आप अन्य बना सकते हो। सो देखिए ये आपका क्या हो गया, मिसल फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये आपका सोप है, ये आपका ऑयल या डर्ट है। आप इसको डर्ट भी बोल सकते हो, ग्रीस भी बोल सकते हो। तो होता है क्या, जब डर्ट सोप हम यूज करते हैं वाटर के साथ, ग्रीस के साथ धुलने के लिए कपड़े को, तो ये करता क्या है, इसका जो मैंने बोला था लियोफिलिक पार्ट, ये जो आपका होता है, इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको लियोफिलिक बोलिए चाहे हाइड्रोफोबिक, आर करके आप याद लीजिए, हाइड्रोफोबिक। तो जब इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट हम यहाँ भी यूज करते हैं, तो ये सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होते हैं वो सारे आयल्स यानी ग्रीस के क्या होते हैं, लबर होते हैं, तो इनके साथ वो चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इनको बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं पूरे ग्रीस और आयल को। और इसका जो ये वाला पार्ट होता है, पोलर पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड सराउंडेड हो जाती है। यानी वाटर, यहाँ पर चाहिए तो वाटर मॉलिक्यूल बना दीजिए, बस बनाने के साथ ये सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वाटर तो यूज होता है धोने के, तो वाटर के साथ ये पूरा चीज पकड़ लेता है और ये पूरी चीज ग्रीस और ऑयल के साथ पकड़ लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस स्फेरिकल पार्ट को बोलते हैं मिसल। इसको क्या बोलते हैं, मिसल। अब ये हो गया मिसल की फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, ये स्ट्रांगली इसको बहुत ज्यादा अटैच किए होगा, पकड़े। तब जब हम वाटर यूज करते हैं इनको धुलने के लिए, तो जब फ्री वाटर हम यूज करें, तो वाटर से जब इसको सर्व करेंगे, तो क्या करता है, ये वाला पार्ट तो वाटर से जुड़ा है, वाटर के मॉलिक्यूल से, जो कपड़ा गीला करने के लिए यूज किया गया था। तो ये सारे पार्ट तो आपके चिपक जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये वाले अन्य वाले सारे पार्ट। बट ये पूरा जो ये वाला आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या होता है, ग्रीस और ऑयल वाला पार्ट, ये पूरा एक दूसरे से अटैच रहता है। तो जब पानी से रब करते हैं हम, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा डर्ट बाहर निकल जाता है। उसके बाद बचता आपका ये है वाटर वाला पार्ट। तो वाटर वाला पार्ट जो होता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, बचा थोड़ा बहुत ये वाटर का जो गंदा वाला पार्ट बचा है, इसको हम फिर से कपड़े को धुल देते हैं, तो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। जब पहली बार वाटर हम ग्रीस ऑयल रगड़ के जब कपड़ा फ्री वाटर करते हैं उस पर, तो क्या होता है, वॉश अवे हो जाता है, ये दूर हट जाती है ये वाली पार्ट। बट ये वाला पार्ट वाटर से चिपका रहता है, तो वाटर पार्ट क्या करते हैं, फिर लास्ट में जब हम कपड़े में भिगोते हैं, उसको लास्ट में डुबोते हैं, तो वहां से फिर ये वाला भी पार्ट रिमूव हो जाता है, कंप्लीटली आपका कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसी तरह आपका डिटर्जेंट भी एक्ट करता है। तो यही था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये कई बार पूछा है, तो अब बस रिपीट में एक बार जनरली कर दे रहा हूँ। ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये वाटर लबर पार्ट होता है, ये वाटर हेटर पार्ट होता है। ये ग्रीस और ऑयल के साथ जाकर डायरेक्टली चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये क्या कर देता है, मिसल फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से कई मिसल फॉर्म होते हैं कपड़े के अंदर, जितनी सारी गंदगी होंगी सबके साथ मिसल, ऐसे कई मिसल फॉर्म होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जब वाटर यूज करते हैं, ये सारी चीजें वॉश अवे मतलब दूर हट जाती है। ये वाला पार्ट आपका पानी में बच जाता है, जो गंदगी रह जाती है पानी में, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, जो कपड़े पे थोड़ा बहुत पानी दिया, गंदगी बची थी वाटर के साथ जो चिपका होता है, उसको फिर से हम फ्रीली डुबो देते हैं कपड़े के अंदर, तो पूरी कंप्लीटली साफ हो जाती है। तो ये था आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, दैट इज द मिसल फॉर्मेशन। ये आपका पूरा मिसल फॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए फिर आप इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट वर्म। सोप का आपका कंप्लीट हो गया, तो हम डिटर्जेंट वर्म देखते हैं। तो डिटर्जेंट वर्म सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डिटर्जेंट भी आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, दो पार्ट कंटेन करता है। किस तरह का, सोप की तरह। जैसे सोप में हाईएस्ट चैन होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है आपका
सोडियम या पोटेशियम, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा डिटर्जेंट और सोप में एक चीज़ का डिफरेंस होता है, सोप आपका एक ही टाइप का होता था, उसमें पोलर नॉन पोलर होते थे, यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के होते हैं। आयनिक डिटर्जेंट होता है, सॉरी आयनिक नहीं, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, एनायनिक डिटर्जेंट होता है और आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। दो इसमें क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एनायनिक जो आपका होता है कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल होता है। तो जनरल जो हम यूज करते हैं घर वगैरह में डिटर्जेंट, वो आपका एनायनिक डिटर्जेंट यूज होता है। ये आपके दोनों यूज नहीं होते, कैटायनिक और नॉन आयनिक नहीं होते। ये क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो खुद से वैनिश हो जाए, जैसे ऐसा चीज इंस्ट्रूमेंट जैसे पॉलीथीन आपका है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है। अगर आप इसको यूज करने के बाद मिट्टी वगैरह में कहीं गोद दे रहे हैं, कहीं पे खन के डाल दे रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे चीज आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। और वो चीज़ जो यूज करने के बाद ये खुद से ही वैनिश हो जाती है। जैसे कुछ भी ऐसा चीज़, पेड़ पौधे जो होते हैं, तो उनको आप अगर काट के कहीं भी फेंक दे रहे हैं, तो धीरे धीरे सड़ने के बाद क्या होता है, खुद ब खुद वैनिश हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को होता है बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल यूज करते हैं। बट जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 3 टाइप्स के होते हैं डिटर्जेंट, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक। तो आप अब देखते हैं होता क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव अ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन and high polar group at the end of the molecule like a soap। मैंने बताया था सोप की तरह इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। फिर यहाँ पे क्या होता है, सो इट इज क्लींजिंग पावर इज बेटर देन सोप। सोप में इसकी क्लींजिंग पावर बेटर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन पार्ट होता है वो सोडियम पोटेशियम के कंपेयर में बहुत बेटर माना जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिशियल क्या है, ये है इट इज आल्सो रिएक्ट विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। देखिए सोप जो आपका था वो सॉफ्ट वाटर के साथ यूज होता था, हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हार्ड वाटर के साथ यूज करने पर वो क्या बना लेता था, पीपीटी बना लेती थी। तो व्हाइट पीपीटी बना लेता था, कर्डी दही के टाइप का पीपीटी बना लेता था, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सोप डिटर्जेंट होता है, अभी इसका रिएक्शन मैं बताऊंगा आगे जब डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो पार्ट कैल्शियम, एक्चुअल में हार्ड वाटर जो होता है वो आपका कंटेन करता है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल न बना के सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है, जो कि कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सोप की तरह अनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं फिर 3 टाइप्स होता है, मैंने बोला कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि कैटायनिक है, एनायनिक है या नॉन आयनिक है? तो देखिए जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ होता है हाइड्रोकार्बन, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि डिटर्जेंट आपका क्या है, कैटायनिक। यानी जो ये वाला पार्ट होता है इस तरीके से, अगर मान लीजिए डिटर्जेंट है तो ये वाला पार्ट अगर आपका प्लस है तो कैटायन, अगर ये वाला लॉन्गेस्ट पार्ट आपका नेगेटिव है तो एनायन, और कुछ भी नहीं है तो नॉन आयनिक पार्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे क्या बोला कि पहले हम लेते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट में हम क्या लेते हैं, एग्जांपल है इसका क्वाड्रेटिक साल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्वाड्रेटिक साल्ट। तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं इथाइल अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअल में इथाइल नहीं है, एन टाइम्स टर्म यूज हुआ है। इथाइल की मॉलिक्यूल आपके 15 टाइम्स टर्म हुए, क्योंकि साल्ट है ना, इसलिए हम इसका बस नाम दिए। तो यहाँ पे CH3 CH2 15 एंड CH3 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए, ये क्या है, CH3 ये भी है, ये भी क्या है, CH3 और प्लस। देखिए मैंने बोला था ना जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैटायनिक डिटर्जेंट है। ये आपका जो पोलर वाला पार्ट होता है, ये वाला हेड वाला, तो अगर ये आपका नेगेटिव है तो उससे मैंने मतलब हमें बस लॉन्गेस्ट पार्ट देखना है कि अगर लॉन्गेस्ट पार्ट है तो कैटायनिक होगा। थर्ड हम आते हैं, सेकंड अभी छोड़ दें क्योंकि सेकंड ही सबसे ज़्यादा यूज है और सेकंड का ही यूज हम घरों वगैरह में करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पे थर्ड वाले को भी ले लेते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होता है? नॉन आयनिक डिटर्जेंट जैसे मैंने नाम से ही बोला कि इसमें ना तो कोई पोलर होगा ना तो कोई नॉन पोलर होगा। इसमें क्या होता है, ना तो कैटायन होता है ना तो एनायन, पूरा पार्ट आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रहता है, ईस्टर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल। हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल ईस्टर के फॉर्मेशन में लिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल प्लस स्टेरिक एसिड। ये आपका प्रिपरेशन होता है। पॉलीथीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन किससे करा दीजिए, स्टेरिक एसिड से। तो जो फॉर्मेशन होती है वो किसका होता है, एस्टर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल। तो ये होती है आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट की फॉर्मेशन। ये है आपका पॉलीथीन ग्लाइकॉल, OH CH2CH2O एन टाइम्स यूज किया जाता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह में होता है ना,
क्योंकि मोनोमर है ये, तो ऐसे कई नंबर ऑफ टर्म्स यूज होते हैं, 17, 15, 14 जो भी हो। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, स्टेरिक एसिड, तो C15H35, C15H35 COOH, तो इसका रिएक्शन जब कराते हैं तो आपका ये बन जाता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो ये था आपका डिटर्जेंट के बारे में डिस्कशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बचा है एनायनिक, तो एनायनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि एनायनिक जो आपका आता है वो आपका आता है बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि खुद से ही वैनिश हो जाता है, यूज करने के बाद खुद ही अपने आप समाप्त हो जाता है, तो हमारे लिए बेटर है। जो नेचर से ही वैनिश हो जाती है वो हमारी बायोडिग्रेडेबल होती है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं उसके बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। जैसा कि मैंने बोला था एनायनिक डिटर्जेंट आपका क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। खुद से वैनिश हो जाता है, खुद से मतलब नेचर से वैनिश हो जाता है, इसको बाहर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है लॉस करने के लिए। अब देखिए होता है क्या इसमें, मैंने बोला कि दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सोडियम एल्काइल सल्फेट और सेकंड होता है एल्काइल बेंजो सल्फेट। इसका नाम LAS भी होता है, लीनियर एल्काइल बेंजो सल्फेट। इसका नाम होता है SAS, सोडियम सल्फाइड एल्काइल सल्फेट, SAS भी बोलते हैं इसको। देखिए होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सच डिटर्जेंट मेड फ्रॉम अ डेडो कैनाल, उसका नाम और क्या होता है, कॉमन नेम होता है लॉरियल अल्कोहल। तो देखिए पहला जो फॉर्म होता है सोडियम एल्काइल सल्फेट, ये किससे फॉर्म होता है, हमने लिया लॉरियल अल्कोहल। लॉरियल अल्कोहल को क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, जब आपको पता है H2SO4 डिजॉल्व होता है तो SO3H और OH माइनस इसमें ब्रेक होता है। तो आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे O माइनस H प्लस, तो H और OH यहाँ से क्या होता है, वाटर की रिमूवल हो जाती है, H2O निकल जाएगा और ये जाके कंप्लीटली यहाँ पे जुड़ जाएगा SO3 और H। तो ये आपका फॉर्म हो गया। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कली के प्रेजेंस में। तो जब अल्कली के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज करते हैं तो फिर यहाँ से क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, OH इसका H, तो यहाँ पे जाके SO3 माइनस Na प्लस, यहाँ से भी वाटर निकलेगा। तो ये जो आपका फॉर्म होता है, देखिए मैंने बोला था कि एनायन क्यों बोलते हैं, एनायन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कंपाउंड्स हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है वो हमारा क्या निगेटिव है। तो देखिए ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो पूरा निगेटिव हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका निगेटिव है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनायनिक। और अन्य वाला आपका जो पोलर पार्ट है वो कैटायनिक है। तो इस पूरे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एनायनिक। तो इसका नाम होता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा एल्काइल बेंजो सल्फेट। ये कैसे फॉर्म होता है, इसका नाम होता है लीनियर एल्काइल सल्फेट, LAS भी बोला जाता है। जनरली ये भी यही यूज होता है घरों में, LAS। तो होता क्या है इसमें, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एल्काइल बेंजीन फॉलोड बाय सल्फोनेशन एंड ट्रीटेड विथ एल्कली गिवन बिलो। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं क्या है, अपने बेंजीन को, बेंजीन का क्या कराते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं, सॉरी बेंजीन का क्या कराते हैं, एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कराते हैं आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए, एल्काइल का एडिशन हो जाएगा। हमने इसके प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में क्या क्रिया दिया, इसका एल्काइलेशन। जब एल्काइलेशन हो गया तो यहाँ पे इस पूरे ग्रुप पे CH3 CH2 CO Cl पूरा, यहाँ से क्या होगा, Cl निकल जाएगा, इसका H और इसका Cl, समझा दें, देख लीजिए ये H रहा होगा तो यहाँ से H गया, यहाँ से Cl माइनस है, H प्लस से, ये CO पूरा आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए CO पूरा आके जुड़ गया, CH2 10 है और यहाँ पे CH3। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं मेटल के प्रेजेंस में। तो ZnHgHCl के साथ हम क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने पे यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया।
ये हो गया। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्दर इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, सल्फोनेशन। तो जब सल्फोनेशन हम कराते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा। सल्फोनेशन में आपको पता है SO3H का क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का एडिशन होता है। तो देखिए सल्फोनिक एसिड का यहाँ पे एडिशन हुआ और ये ग्रुप हमारा फॉर्म हो चुका है। फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोला गया था ना एल्कली के प्रेजेंस में हम लास्ट में न्यूट्रलाइज करा देते हैं। तो एल्कली के प्रेजेंस में NH के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो पूरा सेम है। यहाँ पे आपका SO3H है, ये H को कौन अट्रैक्ट करेगा। देखिए एक्चुअल में ये ध्यान दीजिएगा, शायद कॉमन रिएक्शन होता है सब में। हम क्या देखते हैं कि हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है तो वो H को अट्रैक्ट यानी एसिडिक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन है, यही H है। हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो क्या करेगा, ये H को यहाँ से निकाल लेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों निकल जाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं -H2 निकल चुका है और SO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में आके जुड़ जाएंगे। एडल्ट प्रोडक्ट है। बट मैंने बोला था कि ये वाला जो पार्ट होता है वो कम्प्लीटली आपका क्या होता है, एनायनिक। तो देखिए SO3 माइनस होने की वजह से पूरा पार्ट आपका क्या है, एनायनिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। बस ये याद रखना कि लॉन्गेस्ट पार्ट आपका एनायनिक होगा तो एनायनिक डिटर्जेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट आपका कैटायनिक होगा तो कैटायनिक डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट के बारे में पूरा डिस्कशन था। एक चीज़ डिटर्जेंट के बारे में और बचा है कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ यूज होता है जबकि सोप यूज नहीं होता है। एक्चुअली एक चीज़ मैंने नहीं बताया, ये सारे जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट का एग्जाम्पल आप देखे होंगे। एग्जाम्पल्स में आपका ये कहाँ पे यूज होता है, जर्मी साइड में यूज होता है, जर्मी साइड में यूज होता है और फिनाइल वगैरह में यूज होता है, घरों में साफ करने के लिए यूज होता है, हार्पिक वगैरह फिनाइल। और आपका कंडीशनर भी डिटर्जेंट के केस में आता है, कंडीशनर भी आता है आपका डिटर्जेंट के केस में। बाकी डिटर्जेंट आप देखे ही हैं जैसे घड़ी पाउडर भी वगैरह जो कुछ भी, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, डिटर्जेंट। और सोप में मैंने बता दिया था, ये इसके एग्जांपल है। जर्मी साइड में यूज होता है फिनाइल्स को मेल्ट करने में, हार्पिक वगैरह जैसे होता नहीं ये होता है। और ये कंडीशनर जो आप बालों में यूज करते हैं वो भी आपका डिटर्जेंट के ही सेम आता है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स थे, ये कम्प्लीटली मैंने डिस्कस कर दिया। एक और टॉपिक बचा उसको डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में। एक लास्ट टॉपिक है, वाई डिटर्जेंट एंड सोप, सॉरी वाई डिटर्जेंट एक्ट both soft water and hard water but soap it does not react with hard water, why, क्यों, देखते हैं। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा कि डिटर्जेंट आपका हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है जबकि सोप आपका केवल सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्यों, उसको हम रिएक्शन से देखते हैं। देखिए ये आपका डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट आपका किसके साथ रिएक्शन करता है। एक्चुअल में यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, ये इसको आप लिख लीजिए, हार्ड वाटर कंटेन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। एक्चुअल में हार्ड वाटर जो होता है वो क्या कंटेन करता है, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस अपने अंदर रखता है। तो हम देखते हैं कि जो, अब इसको कैल्शियम आयन बोलिए चाहे मैग्नीशियम आयंस बोलिए, Mg2+ दोनों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका देख रहे हैं डिटर्जेंट, ये MgSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपको Mg2+ मिलेगा। तो Mg2+ क्या करता है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बना देगा दो मॉलिक्यूल है ना, तो Na भी दो मॉलिक्यूल, तो 2Na2 यानी Na2SO4 यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा और Mg जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो Mg आपको जो यहाँ पे जुड़ा है, ये Mg क्या होता है, ये सॉल्युबल पार्ट होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये डिजॉल्व होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ तो सभी रिएक्ट करता है, सोप भी करता है। दूसरा हम देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा कि हार्ड वाटर में जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ये आपका सोप। तो सोप का जब रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस से, ये आपका क्या देगा, कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस से जब सोप का रिएक्शन हम कराते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे बन जाता है CaC17SO5CO ट्वाइस कैल्शियम, दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि 2+ चार्ज होता है, तो इसके दो मॉलिक्यूल को कैल्शियम ले लेता है और साथ में Na2SO4 बन जाता है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अगर कई बुक में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये ऐसे लिख देता है, कैल्शियम आयन लिख देगा, कैल्शियम सल्फेट ना लिख के कैल्शियम आयन लिख देगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ये Na2SO4 ना होकर क्या हो जाएगा,
प्लस 2Na+। तो ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि हार्ड वाटर जो होता है वो कैल्शियम आयंस रखता है या मैग्नीशियम आयंस कंटेन करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो फॉर्मेशन होती है कर्डी पीपीटी होती है, यानी दही के कलर का। कर्डी लिखने में क्या होता है, दही के जैसा व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ये, इसलिए तुम्हारा सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने कुछ अगर टॉपिक्स छोड़े हैं तो इसको मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर।